दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़मीन की खरीदी में रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किया है। यहाँ पर जब से ये नियम लागू हुआ है तब से लगातार पूरे प्रदेश में जो लोग हैं, जो इस कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मेरी मौजूदगी मेरठ ज़िले के ये जो एरिया है, ये कलेक्ट्रेट का एरिया है, यहाँ कचहरी भी है बगल में, और ये हमारे साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल ई रजिस्ट्री के लिए हो रहा है। ज़्यादा बातचीत के लिए हम सीधे इनसे ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो पुराना नियम था और जो नया नियम आया है, नए नियम में खामियां क्या है, आखिर ये लोग क्यों अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता, प्रदेश दस्तावेज लेखा एसोसिएशन संरक्षक हूँ। हमारी मांग ये है कि इन्होंने नियम 2024 में बनाया है कि अब ई स्टाम्पिंग पेपरलेस करेंगे। पेपरलेस का मतलब जैसे पासपोर्ट मिल रहा है, बस वो मिल रहा है, सर्टिफिकेट देंगे एक, तो इसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। आम पब्लिक को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। इसमें किसी का पता ही नहीं होगा बेचने वाला कौन आ रहा है, खरीदार कौन आ रहा है, घर बैठे वो अपनी रजिस्ट्री कर रहा है, तो उसमें सरकार का भी नुकसान होगा। दूसरे गवर्नमेंट के अदालतों में मुकदमे ज़्यादा चलेंगे। हमारी मांग सिर्फ ये है कि ये प्राइवेट कंपनी में देना चाह रहे हैं, इसे प्राइवेट कंपनी में बिल्कुल ना दिया जाए, जिससे राष्ट्र को भी हानि होगी, पब्लिक को भी परेशानी होगी। और हमारा 10 लाख आदमी जो इससे जुड़ा हुआ है, स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट, डीड राइटर, अभियोक्ता, ये सब बेरोजगार हो जाएगा और सरकार को भी हानि होगी। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो वो अपनी प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से काम करेगी, जैसा वो चाहेगी वो करेगी। फिर आज तक हमारी जो अब तक ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है, इसका डाटा का नहीं पता कि आज तक डाटा कहाँ पे है। कल को कोई दस्तावेज निकलती है, डाटा देखता है तो कोई नहीं बताने को अधिकारी कि हमने डाटा कहाँ पे सेव कर रखा है। मेरठ में कर रखा है, पहले पता चला दिल्ली कर रखा है, अब किसी अमेरिका की कंपनी को दे रखा है डाटा इसका हमारा, तो हमारा डाटा सेव नहीं है, अभी पता ही नहीं है हमारे को क्या हो रहा है। अच्छा, हमें जब ये हो जाएगा तो हमें उजाड़ दिया जाएगा, सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, घर पे बैठ के रजिस्ट्री होगी, स्टाम्प वेंडर भी बेकार हो जाएंगे, सब काम वो हो जाएगा। हमारी मांग सिर्फ ये है कि आप प्राइवेट कंपनी को किसी को ना दिया जाए। या आपने इन्होंने अभी प्राधिकरण दे दिए हैं, तो अभी इसमें भी नहीं पता कि स्पष्ट कि प्राधिकरण कितने दिए हैं। उसमें लिखा हुआ है इन्होंने आदेश में, हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बिल्डर को भी दे सकते हैं, कुछ को भी कर सकते हैं। तो हमारी मांग सिर्फ ये है कि आप पहले तो हमें साफ करिएगा कितने प्राधिकरण को आप दे रहे हो, इसके अलावा हम किसी को नहीं देंगे। और हमारा जो हमारी नियमावली 1977 बनी हुई है, उसमें धारा 6 और धारा 7 के अंतर्गत हमें समुचित किया जाए, हमारी भी आईडी बनाई जाए, हमें काम करने को दिया जाए, प्राइवेट कंपनी को ना दिया जाए। ये कुल मिला के ऐसा है कि अगर ये जो मामला है सरकार ला रही है, कह रही है कि साहब इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन कई लोगों का रोजगार जाएगा। इससे जुड़े जो दस्तावेज का काम करते हैं, जो वकील का काम करते हैं, वो तो सीधे तौर पर बेरोजगार हो गए। मतलब टाइपिस्ट है, डीड राइटर है, अधिवक्ता है, स्टाम्प वाले हैं, एक चाय वाला है, एक झाड़ू वाला है, तो इससे 10 लाख कम से कम बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक तो रोजगार की बात करती है सरकार, इधर बेरोजगार की बात कर रही है, और जबकि हम इनसे जुड़े हुए, पैसे से जुड़े हुए, हम लाइसेंस होल्डर हैं सरकार के 1977 से। तो आप सारे लोग वकील ही हैं? नहीं, दस्तावेज लेकर दस्तावेज सब मिलके हैं, अधिवक्ता, वकील और दस्तावेज सब दोनों मिलके हैं, दोनों ही सामूहिक काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। सामूहिक ये हड़ताल है, सारी पूरे यूपी के अंदर हड़ताल चल रही है। इसी पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये कब से कर रहे हैं आप लोग? हमारी 12 तारीख से चल रही है और कम से कम 7 तारीख से मथुरा में चल रही है। तो ये समस्या है सर, क्या नुकसान होगा अगर ये लागू हो जाएगा? मैं योगेंद्र मलिक, दस्तावेज लेखक, सदर मेरठ। देखिए, सबसे पहले तो ये समस्या है, जो हम लोग हैं, हम लोगों के साथ 5-6 लोग जुड़े हुए हैं। टाइपिस्ट है, वेंडर है, मुंशी है और चाय वाला है। हमारे साथ बहुत लोगों का रोज़गार हमसे जुड़ा हुआ है। अगर कहीं ना कहीं हमसे रोज़गार जाएगा तो हमसे पहले वो लोग जो हमारे अधीन चल रहे, एक तरह से बेचारे हमारे साथ मिलकर चल रहे, उनका भी रोज़गार हमारे साथ साथ एकदम बंद हो जाएगा। सरकार पारदर्शिता की बात कर रही, ई स्टैंपिंग धीरे धीरे, जो स्टाम्प वेंडर का तो वो काम धीरे धीरे ख़त्म हो गया। लोग कह रहे कि ई रजिस्ट्री में ही वो डायरेक्ट जाएंगे और उसमें ही पैसा जमा होगा, उनका काम ख़त्म। सर्टिफिकेट एक धीरे धीरे करे, सर्टिफिकेट हम लोगों को देंगे। कहीं ना कहीं इससे पारदर्शिता कहाँ रह जाएगी, जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा जो तुमने काम किया उसमें क्या करेक्शन हुआ, क्या हुआ। आदमी करके सेफ हो जाएगा, उसे यही नहीं पता चलने का। अब तो हम लोगों के पास एक डीड भी होती है, हमें पता चलता है इसमें कोई गड़बड़ होगी तो हम उसका शुद्धि पत्र भी करा लेते हैं, पार्टी को भी पता चल जाता है। भविष्य में उसको पता नहीं चलेगा, वो पेपर ले जाकर रख देगा,
वो पता नहीं 10 साल 20 साल में देखेगा, फिर कहाँ ठीक है। वो जन सेवा केंद्र पे जो साइबर कैफ़े वाले इस तरह के जो लोग हैं वो ठीक ही नहीं कर पाने के, ऑफिसों के चक्कर काटते लोग परेशान हो जाएंगे। तो कम से कम हम लोग उन लोगों के पेपर के बीच के हम लोग कड़ी हैं, तो कम से कम उस लोग को काम को हम करा तो सकते हैं। वो हम जानते भी हैं कैसे होगा, लेकिन साइबर कैफ़े वालों को क्या पता चलेगा। वो तो एक तरह से कटाकट भरेगा, जो उसकी जानकारी होगी वो उससे बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ मैं समझता हूँ होगी, और पारदर्शिता भी कहीं ना कहीं खराब होगी उसके अंदर। गांव वालों को क्या दिक्कत आएगी? मेरा नाम सुधीर मलिक है और मैं यहाँ पहले उपाध्यक्ष था, अब जिले पर संगठन मंत्री हूँ प्रदेश में। मैं कहना चाह रहा हूँ समस्याएं तो वही हैं जो हमारे साथियों ने बताई है, लेकिन इससे इतर भी कोई समस्याएं हैं। वही हैं, सबसे पहले सरकार हमें बेरोज़गार करना चाहती है। हम तो रोज़ खाने कमाने वाले आदमी, हमारे साथ भी 8-10 हमारे नीचे काम करने वाले, उनका क्या होगा। दूसरी बात यह है, एक पहले नियम आया था 10 लाख तक की रजिस्ट्री पे पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। 80 साल का बुजुर्ग एक रजिस्ट्री करने के लिए आ रहा है, अपने गिफ्ट कर रहा है या सेल डीड कर रहा है, तो कम से कम वो कहाँ पैन कार्ड बनवाए, उसके अंगूठे के निशान नहीं आ रहे, फिंगरप्रिंट नहीं आते, एक रजिस्ट्री में 1 घंटा लग रहा है अंदर। नेट इतना बढ़िया सरकार हमें दे नहीं रही है, तो इसमें इतनी समस्याएं हैं और समस्याएं नई सरकार खड़ा करना चाहती है। 2024 में जो ये आदेश लेकर आए थे, अब 26 में लागू करना चाह रहे हैं, उसमें इतनी खामियां हैं। हम तो परेशान होंगे, बेरोजगार होंगे, उसमें आम आदमी जो रजिस्ट्री कराना है वो भी परेशान होगा और सरकार को भी इसका नुकसान पड़ने वाला है। ये बहुत बुरी दशा में। आज हमारे धरने का 7वां दिन है, सरकार का कोई नुमाइंदा अब तक ये पता लेने नहीं आया अभी तुम्हें समस्या क्या है। हम भगे फिर रहे हैं, कभी डीएम के यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, कभी कमिश्नर के यहाँ दे रहे हैं, कभी फैक्स कर रहे हैं। कोई यूँ कहने वाला नहीं है भाई काम पर लौट आओ या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कोई पूछने वाला ही नहीं है सरकार में। नुकसान सरकार का भी हो रहा है, राजस्व का, लेकिन अभी तक कोई भी बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई ऊपर से कोई गाइडलाइन कि भाई हम संशोधन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ भी वे कहने को तैयार नहीं है और हम सुनने को तैयार नहीं है। हमने धरना अनिश्चितकाल का चला रखा है, चाहे 2 महीने लगें 4 महीने। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सलोनिया एडवोकेट है। हम लोग 1 हफ्ते से, आज 7वां दिन है, हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अभी तक एक बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी सरकार का नुमाइंदा किसी भी प्रकार की ना तो कोई अपनी बताने के लिए आ रहे हैं, उन्हें वो क्लियर कर दें आगे कि हमें ये बताएं कि जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, हम ऐसा करने जा रहे हैं। किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का अभी तक प्रशासन का किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। दूसरी बात जो सबसे विशेष इसमें आएगी, जो सबसे पहले हम किसी भी ज़मीन का यदि हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उसका टाइटल देखते हैं, उसकी चैन देखते हैं कहाँ से आई है। इससे भी ऊपर की बात है, जहाँ खाते सामने आते हैं, जिस तरीके की खतौनियाँ हैं, वहाँ खानदानी सिजरा या वो बताते हैं कि भाई हम 4 भाई हैं, हमारे पिताजी थे, ऐसे हमारे बाबा थे, वो पूरा बताते हैं, तब जाके वो निकल पाता है कि इसका अंश कितना है। वो उससे ज़्यादा बेच दे, वो उससे कम बेच दे, तो इससे जो पब्लिक का भी अहित होगा, किसी की ज़मीन कितनी है और लिखी कितनी जाएगी। और इसके बावजूद ये सारे के सारे मुकदमे न्यायालय में जाएंगे। आम जनता को भी, जो बेचारा गाँव का सीधा साधा आदमी है, वो अपने खेत जोतता है, उसे पता है मैंने 2 बीघे खरीदी है, मेरे पास 2 बीघे ज़मीन है, 2.5 बीघे ज़मीन है, उसकी लिख दी ज़्यादा, दूसरे के हिस्से से लिख दी, या जितनी उसकी थी वो सारी की सारी लिख दी, बेची उसने 2 लिख दी, सारी की सारी जो उसकी थी। तो इस तरीके के जो लिटिगेशंस हैं वो बहुत बढ़ेंगे। आज कम से कम हम बहुत तल्लीनता के साथ, समझने के साथ, उनको किसानों को समझ के तब हम बैनामा लिखते हैं, और यदि उसमें किसी प्रकार की भी कोई बात होती है तो उसका संशोधन करने का भी, उसकी शुद्धि करने का भी हमारे पास अभी विकल्प है। उस टाइम बिल्कुल नहीं होगा और अल्टीमेटली न्यायालयों में इसके बाद ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया, बहुत सारे लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं और आम जनता को भी असुविधा जो होने जा रही है, इसका फिर विकल्प नहीं होगा कोई। तो इसलिए हम हड़ताल पर हैं और शासन से हमारी ये मांग है कि जो हमारे अध्यक्ष जी गुप्ता जी ने बताया है कि 1970 में जो नियमावली बनी है, धारा 6 और 7, जिसमें डीड राइटर और अधिवक्ताओं को ये अधिकार है कि ये प्रस्तुत करेंगे। और हमेशा से ये तब से चलता आ रहा है कि जब रजिस्ट्रियाँ तो 100 साल चलती आ रही है, अंग्रेजी ज़माने में भी होती थी, तो हम लोग तो राजस्व इकट्ठा करके सरकार को ही दे रहे हैं, उसकी मदद भी करते हैं। तो ये इस प्रक्रिया को जैसे चल रही थी वैसे चलना देना चाहिए। और इसमें किसी तरीके का यदि संशोधन है और वो जनता के हित में है और पारदर्शिता वाली बात है, तो हमें संज्ञान में लेके, हमें कॉन्फिडेंस में, हमारे संगठनों को कॉन्फिडेंस में लेके हमें समझाया जाए, बताया जाए, ताकि हम लोग आश्वस्त हो जाए और हमारे रोज़गार के बारे में आश्वस्त किया जाए, हमारी हड़ताल खुल जाए। इससे पहले तो ये पीड़ा है इन लोगों की, ये दर्द है इन लोगों का। और लोगों से देखते हैं, हम बात करते हैं कि
किस तरीके से इनकी जो मांगे हैं वो तो पता है कि सरकार से इनकी लगातार ये मांगे हैं कि भैया जो नया नियम आया है उसे वापस कर दो। सर बताइए जी, क्या नाम है और क्या चाहते हैं आप? मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं मेरठ दस्तावेज लेखक एसोसिएशन का यहाँ महामंत्री हूँ। सरकार ने जो ये डिजिटल ई रजिस्ट्री का जो नियम लागू किया है, उससे जो हमारे लोग जो लाइसेंसदारी पिछले 30-40 सालों से इस कामों में लगे हुए हैं, उनका काम एक तरह से ख़त्म होने जा रहा है। दूसरी चीज़, पेपरलेस सरकार रजिस्ट्री करने जा रही है। कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई शर्तें उसमें नहीं आएगी। जनता का बहुत ज़्यादा हित होने वाला है। सरकार ने जो अंश निर्धारण करने के लिए जो तहसीलों को डिजिटाइज करने के लिए दिया था, वह भी सरकार आज तक नहीं कर पाई। अब पक्षकार कहाँ बैठ के कौन व्यक्ति रजिस्ट्री करा रहा है या कौन संस्था करा रही है, वो किस दशा में रजिस्ट्री कर रहे हैं, कोई पारदर्शिता नहीं रह पाएगी। हमारी तो सरकार से यही मांग है, पूर्व की व्यवस्था को बहाल करते हुए लाइसेंसदारियों के नाम हमें पोर्टल पर लॉगिन दिया जाए, ताकि हम सबका काम आसानी से चल सके। हम लोग सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, राजस्व में बढ़ोतरी कराने वाले, और जो नियम सरकार ने अभी ये लागू कर रही है, उससे जनता का बहुत हित होने वाला है। ये नहीं पता चल पा रहा है, न सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन पहले से आई है, कोई प्रशिक्षण सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है इस संबंध में, और केवल एक पेपरलेस करके एक सर्टिफिकेट, सेल डीड का सेल सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। कोई शर्तें पक्षकारों के बीच में क्या तय हुआ क्या नहीं हुआ, इस समय तक पूरी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ चलती थी, पूरी डॉक्यूमेंटेशन इस समय तक चलती थी, जिसे सरकार बंद करने जा रही है। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि जो लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं, हम जैसे बहुत सारे लाखों लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन सबको जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पोर्टल पर प्रेरणा सॉफ्टवेयर पर लॉगिन आईडी पासवर्ड दर्ज करके उनके नाम जितने लाइसेंसधारी हैं उस पोर्टल पर जोड़े जाएं, और उन्हीं के माध्यम से ये काम आगे बराबर लगातार चलता रहे। अगर आगे कोई नियम लागू करना भी है तो एसोसिएशन को विश्वास में लेके हमारे प्रतिनिधियों से, प्रतिनिधि मंडल से बात करके उन्हें समझा के तब कोई आदेश लागू करे, और हम उसमें सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। तो भैया जी क्या हुआ, क्या नाम हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर? भैया मेरा नाम अभिषेक है और मैं वेंडर हूँ यही जिला पंचायत के पास। काम क्या होता है इनका? काम जैसे भैया ये है कि भाई रजिस्ट्री में आप तो सबका सहयोग है, अधिवक्तागण भी है इसमें, लेखक भी है, ठीक है, हम भी हैं इसमें, स्टाफ वेंडर का बहुत सहयोग है इसमें। आप जैसे मान लो ये रजिस्ट्री हो जाएगी तो स्टाफ वेंडर भी खत्म हो जाएगा, लेखक भी खत्म हो जाएगा, अधिवक्ता कोई काम में जाके साइबर कैफ़े पर जाकर कुछ भी काम करा लगेंगे बैठ के। ये साइबर कैफ़े अपनी मर्जी से कुछ भी चढ़ा देगा तो फिर आगे आने वाले टाइम पे विवाद होगा, विवाद बढ़ेगा कोर्ट में, बहुत चीज़ें हैं। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें ना हो, ऐसे अपनी मनमर्जी ना करे सरकार। एक बार सभी का सहयोग लेकर सभी की बात रखी जावे, हर सदस्य की बात सुनी जावे, देखी जाएगी भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो क्या नाम हुआ भैया जी और क्या चल रहा ये धरना? भैया मेरा नाम निशांत कुमार है और हम रजिस्ट्री कार्यालय के काम से संबंधित ये धरने हड़ताल कर रहे हैं जी। ये हड़ताल भैया हम इसलिए कर रहे हैं, जो हमारा काम चलता था रजिस्ट्री कार्यालय का, वो सही सिस्टम से सही समय पे सही तरीके से हो रहा था। लेकिन अब सरकार ने क्या काम करा, सरकार ने हमारे कानून जो बनाए हैं कि जो हमारी रजिस्ट्री होती थी वो प्राइवेट कंपनियों को दे दी। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है, ना तो उनका कोई नाम अता पता, ना कोई कंपनी का नाम, कोई लोकेशन। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने आज रजिस्ट्री करी, कल को अगर आप उस रजिस्ट्री की नकल लोगे तो आप नकल कहाँ से लोगे? ऑनलाइन लोगे, ऑनलाइन तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कम से कम हमारी पुरानी रजिस्ट्री करते थे तो पुरानी रजिस्ट्री की नकल तो ले लेते थे। अब बात आती है युवाओं की बात करें हम, अब इस टाइम हमारा कमाने का समय आया। ये हर हफ्ते बदलाव करते हैं, हर हफ्ते बदलाव करते हैं, कभी कुछ बदलाव होता है, कभी आधार कार्ड नहीं होते, कभी पैन कार्ड नहीं। कोई 85 साल का बुढ़ा यहाँ अगर अपनी संपत्ति अपने बच्चे के नाम करना आएगा मरने से पहले, तो उसके अंगूठे नहीं आते। सरकार ने जानबूझ के ये कार्य किया ताकि पब्लिक परेशान हुए। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है, जैसे सिस्टम चल रहा था ऐसे चलता रहे, अन्यथा हमारी हड़ताल जारी रहेगी।
क्या लगता है सरकार सुनेगी आप लोगों को? अभी सरकार को सुनना होता तो 4 दिन से सुन लेती। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिलों में हड़ताल चल रही है, बिल्कुल 10 दिन से जारी। 75 जिलों की बात मुख्यमंत्री के पास पहुंचनी भी होगी, लेकिन उन 75 जिलों की बात मुख्यमंत्री ने एक भी बार नहीं करी, ना किसी अधिकारी ने करी। भैया सारे अधिकारी ऊपर से नीचे मुख्यमंत्री के भ्रष्ट हैं और सारे मिले हुए हैं। कोई से अधिकारी ने एक बार नहीं पूछा कि भाई तुमने काम क्यों बंद कर दिया, कचहरी क्यों बंद कर दी, क्या होगा, क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारी मांग है। किसी को कोई मतलब नहीं। सब एससी में बैठे हैं, आराम से बढ़िया पैसे ले रहे हैं, अपने बच्चों को बढ़िया उसमें पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। यहाँ हम सोच के खाने कमाने वाले व्यक्ति हैं बैठे हैं, ना तो हमारा भैया गुजारा हो पा रहा अब इस कानून से, ये जो नया आया ना आगे गुजारा चल पाने का। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार से कि ये अपनी जो मांग है हमारी, ये रजिस्ट्री वापस करो, बंद करो। क्या कह रहे थे आप? सरकार मानेगी बात? सरकार को मानना पड़ेगा, नहीं तो धरना जारी रहेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक हम धरने में बैठे रहेंगे। हमारा स्टाम्प सौरभ बंद रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा सबका, सब चीज़ लगी रहेंगे। हम चाहते हैं कि रजिस्ट्री वापस ही हो, और हो तो बिल्कुल उसका रिकॉर्ड रखा जाए, पता चले जाए क्या चीज़ है क्या नहीं, देखा जाए। तो ये जो लोग हैं इनका अनिश्चितकालीन ई रजिस्ट्री को लेकर के जो धरना है वो लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर बैठ जाऊँ यहाँ? अरे आप भी बताइए क्या, अरे कुछ तो बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे? भैया यहाँ पे जो है धरना चल रहा है, और जो रजिस्ट्री का कार्य जो ऑनलाइन हो रहा है उसमें क्या काफ़ी लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। आप भी उसी से संबंधित? हाँ जी, इसी संबंधित हम भी। तो क्या नुकसान होगा इससे? नुकसान तो ये होगा, देखो एक तो जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं उनको नुकसान होगा, ना तो सही पढ़ पाएंगे लैंग्वेज। पहले हम कच्चा टाइप कराते हैं, फिर पार्टी को पढ़ाते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं, सब चीज़ ओके हो जाती है, फिर रजिस्ट्री ऑफिस आते हैं, फिर यहाँ पे जो है रजिस्ट्रार उसको चेक करते हैं। सारी पारदर्शिता रहती है, दोनों पार्टी मतलब जो है खुश रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, सारे काम ओके होते हैं। अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी इसमें पारदर्शिता कैसे रहेगी ये तो बताइए। देखने वालों को पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, वो पूछेंगे वो भरते जाएंगे, खरीदार को पता नहीं चलेगा इसमें क्या हो रहा है। ऑप्शन आएंगे, भरेंगे और ओके होता जाएगा। तो इसमें जो है देखो जनता का भी नुकसान है जो रजिस्ट्री कराएंगे, और जो रजिस्ट्री कर रहे हैं वो तो बेरोजगार होंगे ही, उनके साथ और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, सब बेरोजगार होंगे। कहाँ तो गवर्नमेंट ये कहती है कि रोजगार देंगे, और यहाँ क्या है रोजगार खत्म करा जा रहा है। बिना पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, किसान हैं। जैसे अब रजिस्ट्री का जैसे हम लोग कर रहे हैं, रजिस्ट्री जो चल रही है अब इस समय जिस स्थिति में चल रही है वो बिल्कुल ठीक है। वकील द्वारा एक प्रारूप तैयार किया जाता है और कोई फिक्स प्रारूप नहीं है इसका। दोनों की कंडीशंस के ऊपर हम उन्हें समझ के उसके बाद प्रारूप तैयार करते हैं, और ऑनलाइन जब ये हो जाएगा, ये प्रणाली शुरू हो जाएगी, इसके अंदर एक फ़िक्स लैंग्वेज आएगी जो शायद दोनों को संतुष्ट ना कर पाए, एक फ़िक्स लैंग्वेज आएगी। अब हमारी और दूसरे मतलब बेचने वाले खरीदार के बीच में क्या क्या कंडीशन तय हुई हैं वो लिखी जाती है, उनको हम समझते हैं, पहले उसे पेपर पर उतारते हैं, कच्चा पार्टी को पढ़वाते हैं। फ़िक्स लैंग्वेज के आधार पर कोई बैनामा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगे जाके वो कोर्ट में चैलेंज होगा। कुछ कंडीशन मुझे मैं बेचने वाला हूँ, मेरी नहीं है मानने वाली, और कुछ खरीदार की नहीं है उसमें, तो फिक्स लैंग्वेज के ऊपर बैनामा तैयार किया जाएगा जो कि नहीं माने होगा। अब जो चल रहा है हमारे द्वारा तैयार किया जाता है। समस्या जो है बहुत बड़ी है, और आप देखिए कि ये पूरा माहौल अनिश्चितकालीन हड़ताल, ई रजिस्ट्री में परेशानियों के विरोध में दस्तावेज लेखक। तो अंकल जी आप भी इस धरने में आए हैं, ई रजिस्ट्री को लेकर के ये जो धरना चल रहा है, क्या है ये पूरा मसला, क्या है ये? भैया हमें 1 हफ्ता हो गया यहाँ बैठते हुए। मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ। अब मुझे ये चिंता हो रही है कि अब हमारा क्या होगा। 67 साल की उम्र हो गई, 35 साल काम करते हो गए, अब मैं कहाँ जाऊँगा। सरकार हमारी तो सोचे, विकलांगों की तो सोचे कम से कम। सरकार बिल्कुल कोई नहीं, प्रशासन का आदमी आ रहा, न कोई पूछ रहा, न कोई मतलब हमारे से कोई सराही नहीं ले रहा, न हमें बताया। अब सुन रहे हैं कि 1 तारीख से 1 जुलाई से स्टाम्प का काम बंद होने जा रहा है। अब हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, अब आप बताओ। ये रोजगार, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग इससे जुड़े हैं उनका रोजगार तो चला जाएगा। हमारे साथ में हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में और भी टाइपिस्ट जुड़े हुए हैं,
हमारे साथ में जो स्टाम्प निकालता है वो जुड़ा हुआ है। अब कहाँ जाएंगे? कब से कर रहे हैं अंकल जी आप ये? मैं सन 84 से कर रहा हूँ, 1984 से ये काम। क्या करते हैं, काम क्या होता है आपका? मेरा पहले स्टाम्प तेजी से लिया जाता था, अब वो धीरे धीरे करके बंद कर दिया। मैं जब भी धरने पे बैठा था, अब उसके बाद में ई स्टाम्प शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो भाई ये शुरू करेंगे, अब वो भी बंद करने को हो रहे हैं। अब 1 तारीख से सुन रहे हैं, 1 जुलाई से कि ये भी बंद करने को जा रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी सरकार सुने तो सही, योगी जी हमारी सुने तो सही, बात को तो हमारी को रखें। अब हम किसके पास जाएं? कोई हमारे से, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई एडीएम और कमिश्नर, कोई भी हमसे पूछ नहीं रहा। मैं यहाँ सुबह शाम तक यहाँ बैठा रहता हूँ, 8 बजे तक। सुबह से आता हूँ 9 बजे, 8 बजे तक बैठा रहता हूँ। आप दोनों पैरों से चल नहीं? जी मैं बिल्कुल नहीं चल पाता, मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ यहाँ पे। अब बताओ ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? क्या लगता है ये सरकार सुनेगी आपकी बातों को समझेगी? भैया हमारी सरकार, हम सब तरीके से सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारे रोजगार के बारे में तो सोचे। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करें? हम बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। हम रोज के कमाने वाले 200-400 रुपए कमाते हैं, वो उससे भी जाएंगे। अब हमारी कौन सुनेगा? मैं तो योगी जी से यही विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, कम से कम हमारी बात को सुने। मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ कि अब हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या है। हमें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम स्टाम्प निकाल रहे हैं, स्टाम्प बेच रहे हैं, अब वो भी बंद करने जा रहे हैं, तो अब हमारा क्या होगा? तो ये हालात हैं यहाँ के, जो ये धरना चल रहा है। ई रजिस्ट्री को प्राइवेट किया जा रहा है, यहाँ लोग बैठे हैं। और यही नहीं, ये केवल मेरठ का हाल नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है। यूपी के 75 जिलों में ये ऐसे धरने चल रहे हैं। वकील हैं, इसमें दस्तावेज के काम करने वाले लोग हैं, और केवल यही 2 लोग नहीं हैं इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। झाड़ू लगाने वाले से लेकर 1 लोगों के नीचे 5 लोग काम करते हैं, वो हर संस्थान में होता है। और ऐसे न जाने हजारों लाखों लोग अब बेरोजगार होने की स्थिति में हैं, क्योंकि सरकार ई रजिस्ट्री को प्राइवेट करने जा रही है। तो सर, ये जो अनिश्चितकालीन धरना है, क्या अब मकसद क्या है, क्यों हो रहा है ये? देखो, सरकार ने ये जो करा है, पहले ही राज्य सरकार पर था काम, और राज्य सरकार केंद्र सरकार को कोई डाटा नहीं देती थी। तो जो केंद्र सरकार ने अपना डाटा NIC के पास यानी कि दिल्ली मंगाया है, तब से ही ये सारे काम हो रहे हैं। और उसके बाद 2017 में जब ऑनलाइन आया था, दिसंबर 2017 में, तभी से हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में नई प्रक्रिया इस दस्तावेज लेखक काम में आ रही थी। तो जब से ही रजिस्ट्री ऑफिस में बार बार नए कानून के आने पर हमें भी थोड़ा कष्ट हो रहा था। और काम इस तरह से ये हमारा जो डाउन होता जा रहा है, इसलिए होता जा रहा है कि हर प्रोफाइल के लोग इस संस्था जुड़े हुए हैं, यानी इस काम से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं। आज लगभग मेरठ क्षेत्र में ही कम से कम 5-7 लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। नहीं, अगर पूरे यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में कितने लोग इससे बेरोजगार होंगे? लगभग ये देख लो, लगभग 50 लाख, 15 लाख। जी सर, 15-20 लाख लोग। बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन का काम जो है, हमारे अलावा इसे कोई समझ सके। जब हम इसमें लगे थे काम में, हमें भी लगभग 4-5 साल लग गए थे काम सीखने में। और नए व्यक्ति जो हैं इस काम को प्रॉपर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मीटर के गज निकालने, गजों के मीटर निकालने, बिगे बीस से विश्वासी, ये सब तरह की जो प्रक्रिया है वो हम कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति पे ये प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि ऑनलाइन में बैनामा लिखने में लोगों को पसीने छूट जाते हैं। और जो काम जो हम बराबर कर रहे हैं, लगभग 17 साल से मैं भी कर रहा हूँ, और इस काम को करते करते आज यहाँ तक पहुँचे भी हैं। और लोगों पे ये काम नहीं होता। प्राइवेट संस्था जो है इस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकती, ना उन पर डाटा निकालना सकता, ना ये प्रॉपर्टी निकाल सकती। ये प्रॉपर्टी पहले थी किसकी और अब किसकी है, इस तो हम ही बता सकते हैं। क्योंकि मुआयने, 12 साल, ये सब जो है इस रजिस्ट्री विभाग से ही संबंधित काम है। जो काम से सब लोग जुड़े हुए हैं, ये एक सड़क पर आ जाएंगे। तो ये कहानी है। आप जोड़ेंगे अंकल जी कुछ इसमें? आप बताइए क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, यही बता दीजिए। क्यों बैठे हैं? अब आप बैठे हैं तो बताइए क्या चल रहा है। सरकार की जो नीति है
वो बेरोजगार बनाने की नीति है। सरकार ने आने के बाद वादा किया था हम रोजगार बढ़ाएंगे, लेकिन आम जनता देख रही है कि रोजगार घट रहे हैं। सरकार का वादा था रोजगार देंगे और पब्लिक देख रही है रोजगार ख़त्म हो रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चों को काम नहीं है और जो काम कर भी रहे हैं उनका काम छीना जा रहा है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। सरकार अच्छी समझ के लोगों ने चुनी थी, लेकिन सरकार अपने अच्छेपन को भूल गई है, अपने वादे को भूल गई है, तो इसलिए जनता जो है परेशान है, त्रस्त है जनता। आने वाले समय में जनता इसका बदला लेने के लिए तैयार है। जी सर, क्या नाम हुआ और ये क्या चल रहा है, इसका क्या अंतिम सलूशन क्या होने वाला है इसका? मेरा नाम एडवोकेट योगेंद्र शर्मा है। जी साहब। मैं कचहरी कंपाउंड मेरठ में जो बैनामा लिखने का कार्य है उस कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 26 साल से मैं इसी कार्य को कर रहा हूँ। यहाँ विशेष बात यह है कि सरकार की मंशा जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन करने की, भ्रष्टाचार मुक्त काम करने की है, किंतु सरकार को जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उस दिशा निर्देश अनभिज्ञता के कारण दिए जा रहे हैं। सरकार को सही स्थिति से अवगत नहीं कराया जा रहा कि जो ये ई स्टाम्पिंग का प्रस्ताव पास किया जा रहा है उसकी जितनी खामियां हैं उनके संबंध में जो सरकार के सलाहकार हैं वो सही सलाह नहीं दे पा रहे। इससे जनता का भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा, सरकार को नुकसान होगा। सरकार रोजगार देना चाहती है, जबकि इस कार्य करने से एक बेरोजगारी की बाहर आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगा, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि आप ई स्टाम्प ये ई रजिस्ट्री भी करना चाहते हैं तो हम उसके साथ हैं, किंतु ये विधिवत तरीके से और पारदर्शिता तरीके से हो, जबकि न पारदर्शिता का कोई प्रारूप है। इसमें बहुत बड़ी खामियां ये है, बैनामा करने के लिए, ज़मीन खरीदने बेचने के लिए बैनामे में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसके टाइटल की। ये ज़मीन किसकी थी, कहाँ से आई, किसको बेची गई, कब बेची गई, उसका पूरा विवरण होना चाहिए। जबकि जो परफॉर्मा तैयार किया है उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। जब हमें यही पता नहीं लगेगा ज़मीन किसकी थी, कहाँ से आई और किस तरह से बिक रही है, तो फर्जीवाड़ा बढ़ेगा। फर्जीवाड़ा बढ़ेगा, मुकदमे बढ़ेंगे, सरकार का बोझ बढ़ेगा, आम जनता परेशान होगी। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि सरकार इसको अगर करना भी चाहे तो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको आईडी दे, वो लोग इसमें काम करें, उन्हीं के माध्यम से काम हो और इसकी पारदर्शिता और बढ़ाई जाए। अब तो केवल एक ये ऐसा समझो जैसे एक शादी का सर्टिफिकेट दे दिया हो, ना ही तो ये पता कि लड़का लड़की का पूर्व में कोई शादी हुई है या ना हुई है, यही पता नहीं है अगर कोई शादी हुई है तो उसका तलाक हुआ या नहीं हुआ है। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रावधान है, एक्ट है कि एक लड़की बिना पहले से तलाक लिए हुए दूसरी शादी नहीं कर सकती। लेकिन जब विवरण का ही पता नहीं है तो हम सर्टिफिकेट बांटते चले जाएंगे, हमें यही पता नहीं है सर्टिफिकेट गलत है या सही है। तो कैसे क्या शादी वाले में क्या नहीं है? जैसे शादी रजिस्टर्ड होती है हमारे यहाँ पर, तो उसमें ये विवरण का कॉलम नहीं है कि इनकी पहले शादी हुई है या कब हुई है, नहीं हुई है। पता नहीं लगता, नहीं लगता, शादी टूटी ना रहे, तलाक ना हुआ रहे, वो दूसरी शादी कर सकता है, ऐसा भी हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है यहाँ के सर्टिफिकेट में, और वही काम इसमें हो जाएगा रजिस्ट्री में। तो आने वाले समय में लोगों की जो है मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े ये बढ़ने के चांस है, जैसे सरकार चाह रही है। सरकार को इसमें सलाह लेनी चाहिए। जो आप लोगों, अच्छा जो लोग इससे जुड़े हैं उनसे कुछ सलाह वला नहीं ली, वही तो कहना होगा काम। जो 50 साल से जुड़े हुए हैं, जिनके बाप दादा इसी काम को करते आए, वे तजुर्बेकार होंगे, उनकी सलाह लेनी जरूरी थी। सरकार ने समझी नहीं सलाह लेनी। क्यों? जो उनको सलाहकार बैठे हैं वो अपना माइंड चला रहे हैं, जिनको इस बारे में ज्ञान ही नहीं था वो क्या बता सकते थे, क्या सलाह दे सकते थे। अब इसमें यही है कि जो हमारी दस्तावेज लेकर परामर्श समितियाँ या जहाँ जो काम कर रहा है उनकी एक समिति बना करके उनसे सलाह लेकर के इसको ठीक करें, ताकि लोग बेरोजगार ना हो, सड़कों पर ना आए। सभी के परिवार है, सभी की रोजी रोटी है, सभी की यहीं से चलती है। हम हैं, हमारे बालक हैं, हमारे बड़े भी रहे हैं इसी काम में, तो किसी के साथ ऐसा अन्याय ना करे सरकार कि जो आने वाले भविष्य में सरकार के लिए गलत है। क्या लगता है अंकल जी, इससे पारदर्शिता आएगी और अपारदर्शी हो जाएगा ये? पारदर्शिता इससे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें
जो ये घर बैठे जो इन्हें भी ये लाइसेंस देंगे प्राइवेट कंपनी को, उसका कोई सैम्पैथी तो जुड़ी हुई है नहीं किसान से या वो से, ना वो जानती, वो तो एक तरह से इनका प्रोफेशनल हो गया, वो प्रोफेशनल तरीके से कार्य करेगा, तो उसका तो धैर्य केवल पैसा कमाना होगा, उसका कोई इसमें से जो है जो विश्वसनीय है वो ख़त्म हो जाएगी और किसी की प्रॉपर्टी किसी को कोई भी बेच देगा। अभी इतना करने पर एक विक्रेता को जो है एक भय होता है कि पैसा लेने के बाद मैं कचहरी गया, कचहरी जाके मैंने फ़ोटो खिंचवाया, अंगूठा लगाया, मेरे वहाँ भी दस्तखत हुए, रजिस्ट्रार ने मेरे बयान लिए, तो उससे ही हो जाए कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी बिक चुकी, तो वो बेईमानी करने से डरता है। जब उसका कुछ होगा ही नहीं, घर बैठे उसका सारा काम हो जाएगा, तो उसकी विश्वसनीयता ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये है चक्कर, इसमें से जो है पारदर्शिता ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है ये कहानी है। यहाँ कुछ लोग और बैठे हैं। अंकल जी आप भी जो है आप, अरे आप भी तो बैठे हो, बताओ कुछ, हाँ कुछ तो बताओ, आप बैठे हो क्या चल रहा है, कुछ तो बताओ। भैया हमारी रोजी रोटी छीन रही है, गवर्नमेंट हमारी रोजी रोटी छीन रही है। कैसे छीन रही है? कैसे छीन रही है? हम मुंशी है, हमें 100, 200, 400, 500 रुपये मिलते हैं, जिसमें हमें अपने घर का काम चलाते हैं। क्या काम होता है? रजिस्ट्री का काम होता है, दानम में अनाम में सब, ठीक है जी। गवर्नमेंट नए नए सब धंधे ले आई है, सब ये चोरी के धंधे चल रहे हैं। यूँ मोदी ने और जो है यूँ देश बेच दिया है, ठीक। अडानी अंबानी इन लोगों की कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी, ये सब अत्याचार हो रहा है हम लोगों के खिलाफ। हम बेरोजगार हैं, इस वजह से हमें सड़कों पर आना पड़ा। ये हमारी गाल बहुत बुरा हो रहा है। हमारे परिवार का पालन पोषण कहाँ से होगा? पालन पोषण बताइए आप। नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर ऐसे रहा तो फिर सबकी नौकरियां चली जाएंगी। नौकरी का प्राइवेट आदमी है हम तो भूखमरी के कगार पे कर दिया गवर्नमेंट ने खड़े। ये बहुत गलत काम हो रहा है। गांव के आदमी हैं हम, कैसे कैसे तो जुड़ रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, किराया भाड़ा है, बहुत महंगाई आ चुकी, ठीक है जी। महंगाई से हम बहुत ग्रस्त है। साहब आगे रिकॉर्ड करो।